हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। आज एक बहुत बड़ी सी घटना हो गई। पिछले 1 घंटे से मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल का स्पेस ही फुल हो गया था, तो वो वीडियो बनी ही नहीं और मैं बढ़िया मस्त पढ़ा रही हूँ बोर्ड में। कोई बात नहीं, चलो अभी बज रहे हैं रात के 11, सवा 11, 11:15 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मेहनत करेंगे, वीडियो बनाएंगे तभी सोएंगे। ठीक, कल की क्लास में हमने पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमारा ये पीएनएसटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है। क्या है अपना? मानव जनन तंत्र, है ना, मतलब कि मानव जनन का जो पहला टॉपिक था वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि नर जनन तंत्र, जो अपन ने कल पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे स्त्री जनन तंत्र। हंसी इतनी आ रही है कि जीभ भी लड़खड़ा रही है। क्या है अपना आज का टॉपिक? स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मादा जनन तंत्र होता है उसके उसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। पहला आ जाता है अंडाशय। पहला क्या आ जाता है? अंडाशय, जो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मतलब कि प्राथमिक जनन अंग है। मादा का प्राथमिक जनन अंग क्या है? अंडाशय, या कह दोगे क्या? ओवरी। दूसरा आ जाता है अपना फैलोपियन ट्यूब, या अंडवाहिनी कह दोगे। देख रहे हैं, मिस्टेक हो रही है आज। फैलोपियन नलिका। जो अंडाशय है वो संख्या में कितने होते हैं? 1। फैलोपियन ट्यूब होती है 2। तीसरा हो जाता है यूट्रस, मतलब कि गर्भाशय। गर्भाशय, यूट्रस या बूम भी कह सकते हो, है ना। गर्भाशय, गर्भाशय कितना है? 1। चौथा हो जाता है ग्रीवा या सर्विक्स, 1 है, यही सर्वाइकल केनाल होती है। 5वां है अपना योनि भाग, या जिसको कह दोगे वेजाइना। ठीक, ये हो जाएंगे। और अगला जो भाग है वो है बाह्य जननेंद्रिय। ठीक, कौन कौन हो जाते हैं? अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि और बाह्य जननेंद्रिय। ये सारे के सारे स्त्री जनन तंत्र के भाग हैं, और इन भागों से संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से जो स्तन ग्रंथि होती है महिलाओं की, वो संबंधित होती है। इनसे ही क्या संबंधित है, या संयोजित कह दो। फीमेल की 7 बार करके लिख देते हैं ना, क्या? स्तन ग्रंथियां संयोजित है। इनसे ही क्या संयोजित होती है? स्तन ग्रंथि। कितनी होती है? 1 जोड़ी, मतलब कि 2। बाह्य जननेंद्रिय 1, वेजाइना 1। देखिए, संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से जो स्तन ग्रंथि होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये सारे पार्ट से कैसी होती हैं? संयोजित होती हैं। ठीक,
जैसे कि अपन बात कर ले अंडोत्सर्गी की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया या सगर्भिता प्रेगनेंसी की प्रक्रिया, है ना। और फिर उसके बाद प्रसव की प्रक्रिया, प्रसव के बाद शिशु की देखभाल की प्रक्रिया, इन कामों में हेल्प करेगी कौन? स्तन ग्रंथियां। ठीक। अब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना देते हैं। मादा जनन तंत्र का डायग्राम। ये गर्भाशय है, ये वाला भाग, ये है फैलोपियन ट्यूब। एक काम करो, ये नाम लिख लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम ना इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमको इस डायग्राम को समझा रहे हैं तो हम ये थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा, है ना। ये लिखा रहेगा तो मिटा दे इसको। ठीक। देखो अभी ये है एक फीमेल, हो ओके। यहाँ पर होता है डायफ्राम, ऊपर थोरेसिक कैविटी, यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक एब्डोमिनल कैविटी, और ये वाली होती है पेल्विक कैविटी, पेल्विक रीजन होता है। ठीक। तो फीमेल का जो पेल्विक रीजन होता है यहीं पर उपस्थित होता है क्या? गर्भाशय। यह है गर्भाशय, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब होंगे, यहाँ अंडाशय होंगे, इस प्रकार से। तो इसी भाग को, मतलब कि इसी डायग्राम को हमने बनाए हैं। ये कहाँ होगा? फीमेल के श्रोणि भाग में स्थित होता है। अब देखो ये जो है वो एक महिला की मतलब कि ये क्या है? बनी हुई है फैलोपियन ट्यूब, है ना। इसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे बने देंगे क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो एक जोड़ी स्थित होती है, तो ये हो जाएगी। जो फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका है उसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई? फैलोपियन नलिका की। ठीक। फैलोपियन नलिका है ये। अब देखिएगा फैलोपियन नलिका के टोटल होते हैं कितने भाग? माइक भी देखना जरूरी है, नहीं तो पता चले कि इस बार गड़बड़ी हो जाए कि माइक डिस्चार्ज हो गया। फैलोपियन नलिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। इधर से याद करोगे, ये है इनफंडिबुलम, बुलम जो कि सांकरा भाग है। फिर थोड़ा चौड़ा भाग एम्पुला, और फिर सांकरा भाग हो जाता है इस्थमस। ठीक। हमने ऐसे ही क्यों बोले कि यहां से याद करो? तो याद करो, पहला इसको याद करो, दूसरा इसको, तीसरा। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, फैलोपियन ट्यूब का अंतिम भाग इस्थमस है। ठीक। तो इसलिए अंतिम इस्थमस कर लेना। जो इस्थमस है वो एक सांकरा भाग है, फिर ये आगे चलेगा तो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, तब इसको एम्प्यूला कहेंगे,
या तुम्बिका भी कह देते हैं। फिर एम्प्यूला आगे चल के फिर से सांकरा हो जाएगा, जिसको इनफंडिबुलम कह दोगे। जो इनफंडिबुलम है वो आगे तुमको ये उंगली नुमा संरचना नहीं दिख रही, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर नुमा उंगली उंगली नुमा जो संरचना है ये कहलाती है क्या? फिम्ब्री। क्या कहलाती है ये? फिम्ब्री। अब देखिए इनका काम क्या होगा फिम्ब्री का। यहां पर होते हैं अंडाशय। अंडाशय कितने? एक जोड़ी लिखे अपन ने अभी पढ़े। कितने होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ये जो अंडाशय हैं ये जो अंडाशय होते हैं वो इस गर्भाशय, इसको गर्भाशय नाम दे दें या यूट्रस, गर्भाशय है ये। तो ये जो अंडाशय होते हैं, ओवरी या अंडाशय, ये गर्भाशय के साथ लिगामेंट से जुड़े होते हैं तथा जो श्रोणि भाग है, श्रोणि रीजन में स्थित होते हैं ना, तो श्रोणि भाग में भी किससे जुड़ा होता है? ये लिगामेंट, मतलब कि स्नायु से जुड़ा होता है। ठीक, और ऐसा भी है कि भाई ये उदर गुहा के नीचे श्रोणि भाग में होगा और श्रोणि भाग से स्नायु से जुड़ा होगा और गर्भाशय से भी स्नायु से जुड़े होते हैं। कौन? अंडाशय या ओवरी। ठीक, पहली बात हो गई थी अपनी फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब में और देखिए होता क्या है कि यहाँ से ओवम जब रिलीज होगा, मतलब ओवम का निकलना, ओवरी से ओवम निकला, अंडाशय से अंडाणु निकला, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होगा तो फिम्ब्री क्या करेगी? इस ओवम को कैप्चर कर लेगी, है ना। जैसे ये है ओवम, ये है फिम्ब्री, इसने इसको कैप्चर कर लिया। ये है इस्थमस, ये है एम्प्यूला। हाँ, ये है इनफंडिबुलम, ये है एम्प्यूला। तो ये जो ओवम है वो कहाँ पहुंच जाएगा? इनफंडिबुलम में, फिर एम्प्यूला में। तो क्या इसके हाथ पैर लगे हैं जो ये चलते हुए पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर होते हैं सीलिया। क्या होते हैं? सीलिया। ये जो सीलिया हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सीलिया कह देते हैं। ये इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ जो भी मटेरियल है वो उसको कहाँ पहुंचा देंगे? आगे। तो इस तरीके से इस ओवम को कहाँ तक पहुंचा देते हैं? एम्प्यूला रीजन तक। क्लियर हो गया। अब अगला जो भाग है अपना वो है ओवरी, जो कि मादा का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक जनन अंग है। ठीक, ओवरी की संरचना समझा दें। ये है ओवरी। क्योंकि इतनी छोटी सी ओवरी में हम सब कुछ आपको नहीं बता सकते, इसलिए हमने ये बड़ी ओवरी बना दी है। ये जो ओवरी है इसकी लंबाई है 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाहर, मतलब कि बाहर वाले जो लेयर है ये काय से बने हुए हैं? एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। किससे बनी हुई है ये? एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू। थोड़ा सा रुकिएगा, पानी पी लो। ये है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, अब देखिएगा एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है तो इसको एपिथेलियम कह देंगे। क्या कह देते हैं? एपिथेलियम, है ना। एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई संरचना है बाहर की, इसको क्या कह दोगे? एपिथेलियम। एपिथेलियम ही लिख देते हैं ना, समझ तो गए आप। एपिथेलियल टिश्यू से बनी एपिथेलियम कह देते हैं। ठीक, अब अंडाशय का यहां से लेके इतना पूरा जो भाग है, इतना पूरा भाग, इसको कह देते हैं हम स्ट्रोमा। क्या कह देते हैं? स्ट्रोमा कह देते हैं। स्ट्रोमा। अब
अब ये जो स्ट्रोमा है वो दो भागों में बटा हुआ है। बाहर वाला भाग कहलाएगा बाहरी कॉर्टेक्स। क्या कहलाएगा बाहर वाला भाग? कॉर्टेक्स, जहां ओवेरियन फॉलिकल उपस्थित होती है। बाहरी कॉर्टेक्स में क्या उपस्थित होती हैं? ओवेरियन फॉलिकल। यहाँ फॉलिकल उपस्थित होती हैं इस तरीके से। क्या कह देंगे कौन से भाग में? कॉर्टेक्स में। ओवेरियन फॉलिकल, ठीक। ओवेरियन फॉलिकल के अंदर ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम मैच्योर होता है, मतलब एग। ओके, अब देखिए बीच वाला जो भाग है, ये वाला पूरा भाग स्ट्रोमा है। ये पूरा भाग क्या है? स्ट्रोमा। ये ठीक, यहां से लेके इतना पूरा क्या है? ये यही स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के दो भाग हैं, आंतरिक वाला मेड्यूला और बाहर वाला कॉर्टेक्स। तो इसका आंतरिक भाग कहलाता है क्या? मेड्यूला। क्या कहलाता है? मेड्यूला। जो मेड्यूला होता है वहां पर क्या उपस्थित होती हैं? ब्लड वेसल्स। क्या उपस्थित होती हैं? होती हैं उपस्थित क्या? ब्लड वेसल्स, ठीक। रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती है। तो क्या देखे हमने? ओवरी या अंडाशय महिला का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक जननांग है, जिसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। इसकी बाहरी लेयर एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, तो एपिथेलियम कह दोगे। इसका आंतरिक भाग स्ट्रोमा होता है, जिसके दो भाग हैं, बाहरी कॉर्टेक्स जहां पर ओवेरियन फॉलिकल उपस्थित होती हैं, और आंतरिक भाग मेड्यूला जहां पर की ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक। ओवेरियन फॉलिकल जो है वही ग्रो करती हैं और उनके अंदर किसका निर्माण होता है? ओवम का। और इन ओवेरियन फॉलिकल के फटने पर ये ओवम फिर रिलीज होगा, जिस प्रक्रिया को कह देते हैं अंडोत्सर्ग। ये अंडाणु का मोचन हुआ, इसी को अंडोत्सर्ग कह देते हैं, ठीक। ये हो गया अपना क्या? ओवरी या अंडाशय। अब देखो, एक तो आपको समझ में आ गया, ओवरी या अंडाशय जो है उसका एक काम तो आपको समझ में आ गया कि ओवम का निर्माण करना। ओवम का निर्माण हो रहा है यहाँ, तो ओवम का निर्माण करना। इनका दूसरा और काम है। दूसरा काम इनका है कि स्त्री हार्मोन, मतलब कि जो मादा हार्मोन होते हैं ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका निर्माण भी कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल होती है ना, इन्हीं से किसका निर्माण होता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, मतलब मादा हार्मोन का निर्माण करना। अंडाशय का एक काम है ओवम का निर्माण, दूसरा है मादा हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का निर्माण, ठीक। अब देखिए अगली चीज आ जाती है क्या? यूट्रस या गर्भाशय। ये क्लियर हो गया? अगला आ जाता है यूट्रस या गर्भाशय। जो गर्भाशय होता है उसकी कितनी परत होती हैं? 3। सबसे बाहर वाली परे परे, परे परे कौन हो जाएगी अपनी? पेरीमेट्रियम। परे परे कौन हो जाएगी? पेरीमेट्रियम। दूसरी हो जाती है मायोमेट्रियम। मायो से समझ लो कि भाई मसल्स से बनी हुई होगी, तो दूसरी होती है वो किससे बनी होती है? मसल्स, मतलब मांसपेशियों से। इसको कह देते हैं मायोमेट्रियम। क्या कह देते हो? मायोमेट्रियम। अब ये मसल से बनी है, तो इसका काम क्या है कि जब यहाँ एक शिशु पलेगा ना, तो फिर वहां पर प्रसव की प्रक्रिया होगी। तो प्रसव के टाइम गर्भाशय में, मतलब कि एक शिशु के जन्म के समय गर्भाशय में तेजी से संकुचन होता है। तो संकुचन की प्रक्रिया ये मायोमेट्रियम, मतलब इन मसल्स के संकुचन के कारण होता है। तो ये काय में सहायक होती है? प्रसव में सहायक होती है ये मायोमेट्रियम।
फिर सबसे आंतरिक दीवार हो जाती है किसकी? गर्भाशय की। कौन सी दीवार सबसे आंतरिक दीवार? ये। अब हमने इसको ये ऊंट पटांग टाइप क्यों बनाए हैं, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ये इस तरीके से, क्योंकि ये हर महीने बनती और टूटते रहती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में जो ब्लीडिंग होती है इस एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण होती है। तो ये सबसे आंतरिक दीवार है एंडोमेट्रियम, और इसी एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण क्या होता है? आर्तव चक्र आता है। ठीक, आर्तव चक्र में सहायक होती है आर्तव चक्र, और भूमिका होगी कुछ इसकी। ठीक, अब देखिए जो गर्भाशय है उसकी 3 परत तो हो गई, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का प्रसव में सहायक होगी, और एंडोमेट्रियम के टूटने से आर्तव प्रवस्था आती है, मतलब कि इसमें ब्लीडिंग होगी, वो प्रवस्था आ जाएगी। अब देखिए जो यूट्रस है वो आगे एक सकरा भाग बनाया है इसने, इस सकरे भाग को कह देते हैं सर्विक्स। सकरा सर्विक्स से याद कर लो, क्या कह देते हैं? सर्विक्स, मतलब कि ग्रीवा। ठीक, और ये जो ग्रीवा है वहां देखो एक नली दिख रही है तुमको, ये जैसे अच्छे से बना देते हैं, ये ग्रीवा है, ये ग्रीवा है, ग्रीवा या सर्विक्स कह दो। ये सर्विक्स जो है उसमें बीच में एक नली दिख रही है ये, तो इस नली को कह देते हैं ग्रीवा नाल। क्या कह देते हैं? ग्रीवा नाल, या कह दोगे सर्वाइकल केनाल। सर्वाइकल केनाल जो है वो आगे आके वेजाइना में खुलती है। कहाँ खुलती है? वेजाइना में खुलती है, जिसको कह देते हैं योनि। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पर एक शिशु पनपता है, मतलब कि शिशु पल रहा है यहाँ, तो लास्ट में क्या होगा कि प्रेगनेंसी हुई, तो प्रेगनेंसी के 9.5 मंथ तक, मतलब यहाँ पर क्या पनपेगा एक शिशु, 9.5 माह तक गर्भाशय में रहेगा। और उसके बाद जब इसका जन्म होगा तो ये कहाँ से होते हुए होगा? देखो कहाँ से होते हुए, तो ये आया सर्वाइकल केनाल में और वेजाइना में, है ना, यहाँ से होते हुए इसका जन्म होगा। तो इन दोनों को साथ में, जो सर्वाइकल केनाल मतलब ग्रीवा नाल है, और जो वेजाइना या योनि है, इन दोनों को साथ में मिला के बर्थ केनाल या जन्म नाल कह देते हैं, जन्म नाल कह देते हैं। ठीक, यहां तक कंप्लीट हो गया। बर्थ केनाल या क्या कह देते हैं? जन्म नाल। इतना हम पहले एनसीईआरटी से रीड कर दें। एक मिनट, तो चलिए अब एनसीईआरटी को रीड कर देते हैं। क्या है? स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय मतलब कि ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी मतलब ओविडक्ट, जिसको अपन ने फैलोपियन ट्यूब कहे हैं, एक गर्भाशय मतलब यूट्रस, एक गर्भाशय ग्रीवा मतलब सर्विक्स, यह है सर्विक्स, तथा योनि या वेजाइना और बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल होते हैं, जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। कौन से रीजन में होगा ये श्रोणि क्षेत्र? मतलब कि पेल्विक रीजन में होगा। ये देखिए पेल्विक रीजन में होगा। अब जनन तंत्र की ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथि मेमरी ग्लैंड है ना के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग ओवुलेशन, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, सगर्भता प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाएं में
सहायता मिलती है। किसके द्वारा? मेमोरी ग्लैंड के द्वारा। आगे है अंडाशय। किसकी संरचना देख रहे हैं हम इस अंडाशय की? अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो स्त्री युग्मक क्या होता है? ओवम, अंडाणु और कई स्टेरॉइड हार्मोन वही जो हमने बताए थे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करते हैं। उदर गुहा के निचले भाग के दोनों ओर, निचले भाग में क्या होगा? पेल्विक कैविटी, पेल्विक रीजन होगा, है ना। दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होते हैं, मतलब टोटल कितने हो गए? 2। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ये श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से लिगामेंट या स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो पेल्विक रीजन होता है उसकी श्रोणि भित्ति है ना, और गर्भाशय से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये स्नायु या लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। ये स्नायु या लिगामेंट द्वारा जुड़ा हुआ है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है। ये एक पतली उपकला से ढका हुआ है, जो कि अंडाशय क्या है? उपकला से ढका होता है। किससे? एपिथेलियम से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीठिका मतलब ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। ये बीच वाला भाग स्ट्रोमा है। क्या है ये? ओवेरियन स्ट्रोमा है। यह पीठिका मतलब स्ट्रोमा 2 क्षेत्रों में, एक परिधीय मतलब बाहरी कॉर्टेक्स और एक आंतरिक माध्यांश या मेड्यूला में विभक्त रहता है। तो इसका बाहरी भाग है कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग है मेड्यूला। जो बाहरी कॉर्टेक्स होता है वहां ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती हैं। ठीक, अब अपना स्त्री जनन तंत्र का अगला देखते हैं। अगला भाग क्या है? अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। ठीक, तो सहायक नलिका आ जाए, स्त्री सहायक नलिकाएं कौन कौन सी हैं? तो क्या याद कर लोगे? गर्भाशय और योनि। प्रत्येक डिंब वाहिनी नली, डिंब वाहिनी का मतलब फैलोपियन ट्यूब, 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। प्रत्येक अंडाशय की परिधि से कहाँ तक जाती है? गर्भाशय तक। देखो ये अंडाशय की परिधि से कहाँ तक गई है? गर्भाशय तक। कौन? अपनी फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक या इनफंडिबुलम कह देते हैं। ये कीप के आकार का है, इसे कीपक या क्या कह देते हैं? इनफंडिबुलम। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप या प्रोजेक्शन होते हैं। उंगली नुमा संरचना होती है, जिसे झालर या क्या कह देते हो? फिम्बरी कह देते हो। अंडोत्सर्गी के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये फिम्बरी या झालर सहायक होते हैं। तो इसको कैप्चर करते हैं, मतलब संग्रहण करते हैं। कीपक का मतलब है क्या? इनफंडिबुलम। आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, एक चौड़े भाग में खुला आगे चल के, जिसे एम्प्यूला कह देंगे, है ना, जिसे एम्प्यूला या तुम्बिका कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग, हमने बोले थे अंतिम याद करना, अंतिम क्या है? संकीर्ण पथ या क्या कहलाता है? इस्थमस में एक सक्रिय अवकाशिका ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है। अवकाशिका या ल्यूमेन का मतलब है कि इसके बीच में एक नली जैसी संरचना होगी ना, ऐसी, उसको क्या कह दोगे? अवकाशिका या ल्यूमेन। ठीक, आगे है गर्भाशय। गर्भाशय केवल एक होता है, एक ही है, ये है गर्भाशय, जिसको बूंब या बच्चादानी कह देंगे, बूंब या बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय उल्टी रखी नाशपाती जैसे होता है। नाशपाती जैसे कैसे हो गया? देखो, सीधी नाशपाती कैसे होगी? ये पेन दिख भी रहा है, ऐसी होगी नाशपाती। और इसी को उल्टा कर दें तो ऐसी संरचना तो दिखेगी ना, जैसे ये दिख रही है, इसलिए बोला गया है। कैसी दिखती है? उल्टी नाशपाती जैसा दिखता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है।
किसके द्वारा जुड़ा होगा? गर्भाशय भी श्रोणि से, स्नायु द्वारा। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि मतलब वेजाइना में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल केनाल कह देते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल मतलब बर्थ केनाल की रचना करती है। ये अपन ने पढ़े, सर्वाइकल केनाल और वेजाइना दोनों मिलकर बर्थ केनाल का निर्माण करती हैं, जन्म नाल का निर्माण करती हैं। बर्थ केनाल। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परतों वाली होती है। तीनों परत की बात करेंगे अब, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। ठीक, 3 परत वाली होती हैं। बाहरी परत झिल्ली में स्तर को परिगर्भाशय या पेरीमीट्रियम, मध्य मोटी चिकनी पेशीय स्तर, क्या बोले, पेशीय स्तर, मसल्स से बना हुआ है, को गर्भाशय पेशी स्तर या मायोमीट्रियम कहते हैं। और आंतरिक ग्रंथिल स्तर, देखो आंतरिक को क्या एंडोमीट्रियम है, इसको ग्रंथिल बोला गया है। ग्रंथिल इसलिए क्योंकि यहाँ ना ग्रंथियां भी होती हैं। ठीक, ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतः स्तर या एंडोमीट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। कौन स्तरित करती है? करती हैं एंडोमीट्रियम। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय की अंतः स्तर मतलब एंडोमीट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। यदि बोला जाए कि आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में गर्भाशय की कौन सी परत में चक्रीय परिवर्तन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एंडोमीट्रियम में। जबकि गर्भाशय पेशी स्तर क्या है? मायोमीट्रियम में प्रसव के समय काफी तेजी से संकुचन होते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक अपना पढ़ के हो गया है। अगला टॉपिक जो चलेगा वो है अपना क्या? अगला टॉपिक है अपना, मतलब टॉपिक यही है लेकिन इसी में अपना अब क्या रह गया है? बाह्यजननेंद्रिय रह गया है और स्तन ग्रंथियां रह गया है इसी स्त्री जनन तंत्र में। तो अगली क्लास में अपन उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से जुड़े रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए।